नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर। हमारे देश की बेटी निमिषा प्रिया जो कि जिसको फांसी होने वाली है 16 जुलाई को। वो एक नर्स है जो कि यमन में काम करती थी और उनके पार्टनर से उनका झगड़ा हो गया था और पार्टनर उनका उनको तंग कर रहा था और इस वजह से उन्होंने क्या किया, क्योंकि वो नर्स थी, उन्होंने सोचा कि इंजेक्शन लगा दे और इंजेक्शन लगाकर उनको ट्रैंकुलाइज करने की कोशिश की थी। लेकिन ट्रैंकुलाइज करते करते क्या हुआ, जो वो पार्टनर थे, उनके बिजनेस पार्टनर थे और उनका नाम मिस्टर महदी है, अब तलाल महदी, उनकी डेथ हो गई और उसकी वजह से यमन की अदालत ने उनको फांसी की सजा सुनाई। अब वो फांसी की सजा की डेट कल है। कल केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर खड़े होकर ये कहा, जो अटॉर्नी जनरल थे उन्होंने ये कहा कि भाई हमारे जो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स से जितना हम कर सकते थे हमने कर लिया, अब इसके बियॉन्ड हमारी क्षमता के बाहर है। अब निमिषा को मौत की सजा देने के लिए जुलाई 16 की तारीख तय है। निमिषा को बचाने के लिए अब सिर्फ एक दिन का समय है। अब उम्मीद ब्लड मनी पर टिकी हुई है। ब्लड मनी यानी कि वो रकम जिसको हम दिया कहते हैं, अगर उस विक्टिम की फैमिली को दे दिया जाए, अगर वो एक्सेप्ट कर ले, उसको माफी दे दे, तब निमिषा प्रिया की जान बच सकती है। लेकिन क्या भारत की सरकार इतनी बेबस थी, इतनी लाचार थी? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर ये कहना कि हमारे पास जितने डिप्लोमेटिक एवेन्यूज थे वो हमने एग्जॉस्ट कर लिए, सब खत्म हो गया। सुप्रीम कोर्ट में जो डिप्लोमेटिक चैनल के प्रयास करने का निर्देश मांगने वाली जो याचिका थी, उस पर सुनवाई के दौरान सोमवार को अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमनी ने सुप्रीम कोर्ट को यही सूचित किया था कि केंद्र सरकार भारतीय नर्स को बचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। जो भी किया जा सकता है वो किया गया है, लेकिन यमन की स्थिति को देखते हुए कुछ खास नहीं किया जा सकता। तो सवाल ये उठता है कि क्या भारत ने वाकई में निमिषा प्रिया को बचाने की कोशिश की? पहला ये सवाल। कहीं ऐसा तो नहीं कि भारत की सरकार, क्योंकि वो केरला से थी, केरला की नागरिक थी, इस वजह से उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन करने की कोशिश की गई है? क्योंकि मोदी जी को उससे कोई मतलब नहीं है, ना उसका वहां पे वोट बैंक है। हालांकि केरला में इलेक्शंस है, मोदी जी चाहते तो आज उस निमिषा प्रिया की जान बचाकर और केरला में बड़ा डंका इसका पिट सकता था। लेकिन फिर भी जितने रीजनल चैनल्स है सब वो ये कह रहे हैं कि ये दुर्भावना से एक दुर्भावना दिख रही है केंद्र सरकार की। आज हम इसी पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ अंतर्राष्ट्रीय मामलों के एक्सपर्ट और डिप्लोमेट प्रोफेसर आफ्ताब कमल पाशा हैं। डॉक्टर पाशा, आपका स्वागत है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और मेरा पहला सवाल है कि क्या डिप्लोमेटिक चैनल्स जितने अवेलेबल थे उस पर क्या भारत की सरकार ने पूरी कोशिश किया? जी, अभी तक तो जो सूचना आई है जो गवर्नमेंट की तरफ से और वो जो अटॉर्नी जनरल सुप्रीम कोर्ट में जो उन्होंने कहा कि डिप्लोमेटिक चैनल्स का वर्ड इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, अवेलेबल चैनल्स बोल के बोलते हैं, अनऑफिशियल चैनल्स। क्योंकि हम वो जो हुती की जो गवर्नमेंट है, अंसारुल्लाह जो कहते हैं नॉर्थ यमन में, सना में जो उनकी हुकूमत है, उसको हम तस्लीम नहीं करे हैं, रिकग्नाइज नहीं करे हैं। तो ऑफिशियली भारत इनके साथ बात करने को तैयार नहीं है। हालांकि अगर दूसरा एग्जाम्पल देखें तो हमने तालिबान को भी रिकग्नाइज नहीं किया, लेकिन हम बातचीत कर रहे हैं हमारे फॉरेन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स, फॉरेन सेक्रेटरी से, दूसरे भी आला दर्जे के अफसर बात कर रहे हैं। तो अगर हमारा नेशनल इंटरेस्ट है तो भारत सरकार मान्यता दिए बगैर भी बातचीत कर सकते हैं। लेकिन यहाँ कुछ पेचीदा मसले हैं, इसलिए कि ये हूती जो है लाल सागर में इजराइल के जहाजों को, खास तौर पे अमेरिका के जहाजों को निशाना बना रहे हैं। क्योंकि ये गवर्नमेंट की बहुत क्लोज रिलेशनशिप है नेतन्याहू और इजरायली हुकूमत से, इजराइल के ओवरऑल रिलेशनशिप से। तो ये एक कारण हो सकता है। लेकिन बहुत सारे और हमारे चैनल्स, डिप्लोमेटिक चैनल्स इनडायरेक्टली हम इस्तेमाल कर सकते थे, जैसा ओमान के साथ। ओमान का जो है हुतियों के साथ काफी अच्छा रिश्ता है। ये भी ओमान के जो सुल्तान हैं वो भी एक शिया ग्रुप हैं, इबादी बोल के। तो ये भी हुती भी जो है एक शिया ग्रुप है,
वो जायदीज बोल के हैं, तो इनका काफी पुराना रिश्ता है, ट्राइबल रिश्ता भी है। तो हम ओमान के ज़रिए बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन मुझे पता नहीं कि वो इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरी तरफ ईरान का भी काफ़ी इन्फ्लुएंस है हूती के ऊपर। दोनों शिया मुल्क हैं और ग्रुप्स हैं, तो ईरान को भी हम इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन उसके बारे में भी कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही है। और तीसरा और चौथा भी हम इस्तेमाल कर सकते थे कि यूएई, हालाँकि यूएई एडन बेस्ड गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन उनके कॉन्टैक्ट्स हैं। कई बंदूकों को भी उन्होंने रिलीज़ करवाया है और सऊदी भी उनके कॉन्टैक्ट में हैं हूती के साथ। उन्होंने सीज़ फायर एग्रीमेंट किया है, उनको रियाद बुलाए थे और लगातार उनके साथ संपर्क बनाए रखे हैं। तो चूँकि हम सऊदी अरेबिया और यूएई के साथ स्ट्रेटेजिक रिलेशंस है, उनको भी इस्तेमाल कर सकते थे। लेकिन क्या इस गवर्नमेंट की ये प्रायोरिटी है? क्या ये ऊँचे स्तर पर इन मुल्कों से संपर्क करे हैं या नहीं? अभी तक इसके बारे में कोई ख़ास तौर पे इनसाइड इन्फॉर्मेशन भी नहीं आ रहा है। इसलिए कि ये इनका मानना है कि ये आतंकी ग्रुप है और ये इज़राइल पे हमला कर रहे हैं मिसाइलों से और जहाज़ों पे और अमेरिका के बहरी अड्डे पे भी उन्होंने बमबारी की और वगैरह-वगैरह बोल के। तो सऊदी अरब और यमन मिलके 15-10 साल तक यमन पे बमबारी करते रहे, इनको हराने की कोशिश करे, लेकिन कोई इनको हरा नहीं सका। तो ये इंटरनेशनल एंगल है। दूसरी तरफ अगर देखें, कई ऐसे लोग जो कंट्रीज़ के कानून के उल्लंघन करने से सज़ा दी जाती है, जैसा भारतीय जो है कतार में 8 या 10 एक्स नेवी के सर्विसमैन तो जासूसी के इल्ज़ाम में वहाँ मौत के घाट सेंटेंस दिया गया था। लेकिन वहाँ इनडायरेक्टली कोई कहता कि शाहरुख खान, कोई कहता कि सलमान खान भी इंटरवीन करे और इनडायरेक्टली भी भारत की सरकार और एम्बेसी भी इसमें इन्वॉल्व थी। तो उनका सेंटेंस जो है कम्यूट करके एक को छोड़ के सभी को रिहा करे और प्राइम मिनिस्टर मोदी खुद जाके उनकी तारीफ करे कि ये बहुत अच्छा लेकिन फैसला सवाल हुआ। ये उठता है कि सर आप इतनी बड़ी-बड़ी डील्स होती हैं देशों के बीच में, आज अपने ही देश की एक जो नागरिक है, एक लड़की है, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ मोदी जी कहते रहते हैं। आज निमिषा प्रिया को मोदी जी क्यों नहीं बचा पा रहे? 56 इंच की छाती वाले प्रधानमंत्री को क्या हो गया है कि एक केरला की लड़की को वो नहीं बचा पा रहे? आज क्या भारत इतना बेबस है, इतना लाचार है? जब कल वेंकट रमनी जब कोर्ट के अंदर ये बोल रहे थे कि भई हमसे जो हो सकता था वो हमने कर दिया, अब इसके बियॉन्ड हम नहीं कह सकते। हालांकि सुप्रीम कोर्ट से भी कहा गया कि भाई आप ही कुछ इस तरीके का निर्देश दे दीजिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये तो दूसरे देश का मामला है, हम कैसे उसमें निर्देश दे सकते हैं। हम इतने बेबस और लाचार यमन को लेकर क्यों हैं, जबकि यमन को हम कितनी सारी चीजें देते हैं और वो कितना एक नीडी देश है, यहाँ से कितनी सारी चीजें दवाएं हो या 50 तरीके की चीजें भारत यमन को भेजता है, लेकिन फिर भी आज यमन क्या भारत की बात नहीं सुनेगा और भारत के एक नागरिक को इस तरह से फांसी लगाया जाएगा? जी, लीवरेज तो भारत की सरकार के पास है, चाहे वो फूड ग्रेन्स हो या मेडिसिन हो या दूसरे चीज़ें जो खरीदते हैं, इमली बड़े मात्रा में खरीदते हैं, जो कि वो इस्तेमाल करते हैं। सिर्फ़ एक ही नहीं, कई पदार्थ एक्सपोर्ट करते हैं। लेकिन ये जो वेंकट रमणी का स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट में है, बहुत ही ये क्या बोलते हैं उसको दुर्भाग्यपूर्ण है। मतलब इसको अवॉइड कर सकते थे कि वो बता सकते थे कि हम जारी रखे हैं प्रयास और अनऑफिशियली वो प्रोसिक्यूटर ने भी कहा कि ये अबेयंस में रखा गया है और 16 तारीख को फांसी नहीं देंगे और इसकी सीरियस कंसिडरेशन भी हो रहा है बोल के आश्वासन दिया है। लेकिन उन्होंने कहा कि ऑफिशियल नहीं है ये, अनऑफिशियल तरीके से जो शेख को जो बातचीत कर रहे हैं उनकी तरफ से ये मालूम हुआ है। लेकिन देखिए इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन एजेंसीज़ भी बहुत सारे हैं। नहीं, प्रोफेसर पाशा, लेकिन शेख से बातचीत क्या ऑफिशियल बातचीत मानी जाएगी? क्योंकि नहीं, चिट्ठी में जो भी चिट्ठी में लिख रहा है वो कह रहा है कि आप यमनी अथॉरिटीज से बात करिए, तो यमनी अथॉरिटीज से भारत सरकार क्यों नहीं बात कर रहा है और ये बैक चैनल नेगोशिएशंस क्यों हो रहे हैं इस समय? हाँ, यही तो भारत सरकार के ये आतंकियों से हम बातचीत नहीं करेंगे बोल के इनका कड़ा रवैया है। हालाँकि तालिबान को जैसा मैंने उदाहरण दिया वो कर रहे हैं।
तो इस हूती हुकूमत भी जो है 10 साल से ज़्यादा अपने कंट्रोल में है, साना रखे हैं। तो इनको रिकॉग्नाइज़ करना चाहिए। इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक जो भी एक्चुअल कंट्रोल करते हैं टेरिटरी को और यूज़ करते हैं पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, तो वो रिकॉग्नाइजेबल गवर्नमेंट होती है। तो ये इनका इज़राइली कनेक्शन है ना, अमेरिकन कनेक्शन है, इज़राइली कनेक्शन है और हम आतंक को पूरी दुनिया में कंट्रोल करेंगे बोल के ये ढोल बजाते रहते हैं हर जगह जाके। तो पहलगाम के बाद हमें पता चला कि कोई देश इज़राइल के अलावा हमें सपोर्ट नहीं कर रहा है ऑपरेशन सिंदूर में। तो ये डबल पॉलिसी हो गई इंडियन गवर्नमेंट की कि एक तरफ तो तुम तालिबान से बात करते हो और दूसरी तरफ हूती को निकारते हो और रिकॉग्नाइज करते हो, इसलिए कि वो इजराइल के खिलाफ बमबारी कर रहे हैं, फलस्तीनियों के हक में बात कर रहे हैं और ईरान से जुड़े हुए हैं और जो है लगातार अमेरिका के ऊपर भी हमले कर रहे हैं, उनके नेवी के ऊपर। और अमेरिका जैसा ताकतवर देश जो है उनसे घुटने टेक के सीज फायर मांगा, तो हम कौन से बड़े सुपर पावर हो गए कि हम उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं। हालांकि अमेरिका भी रिकॉग्नाइज नहीं किया, लेकिन उन्होंने सीज फायर के लिए इनडायरेक्टली बातचीत की और उनका काम बन गया, उनके जहाजों पे अटैक नहीं हो रहा है। तो इसी तरह बर्तानिया, फ्रांस, जर्मनी ने भी बात की उनसे, तो हम कौन से उनसे पावरफुल देश हैं, हम क्यों नहीं बात कर सकते हैं। तो सिर्फ बातचीत ही नहीं, अगर नहीं करना चाहे तो वो अलग बात है, लेकिन नहीं, लेकिन ह्यूमैनिटेरियन आपको एड क्या भी लग रहा देख है? के नहीं, देखिए ह्यूमैनिटेरियन आपको एड भी क्या, देख के जहाज में हाँ, भेज सकते थे कि आपको हम मेडिसिन प्लेन लोड भेज रहे हैं, इसके अलावा पैसे भी भेजेंगे, वो ब्लड मनी। हम इनको रिहा कर दिया, बल्कि अनऑफिशियली भी कर सकते थे। मुझे नहीं लगता नहीं लेकिन कि ये आपको, सीरियसनेस से कर रहे हैं ये। नहीं आपने बिल्कुल सही कहा। आपने कहा कि भारत की सरकार इसको गंभीरता से नहीं ले रही है। इसका मतलब लैक ऑफ विल है। यहाँ पर मोदी जी नहीं चाहते किसी भी सूरत में कि निमिषा प्रिया की जान बचाई जाए। उसका कारण क्या हो सकता है? क्या वो साउथ इंडियन है, केरला से है, मोदी जी के लिए बड़ा वोट बैंक नहीं है, हाई पॉलिटिकल स्टेक्स बीजेपी के लिए नहीं है केरला में? क्या इस वजह से ये इंडिफरेंस केंद्र सरकार का दिख रहा है सर? मुझे मालूम नहीं कि ये जयशंकर जो है फॉरेन मिनिस्टर प्रधानमंत्री जी को बताए इस केस के बारे में। उन्होंने खुद सोचा होगा कि ये मद्रासी है, एक ही नर्स है, वहाँ गलती करी है, उसको भुगतने दो बोल को। ऐसा एटीट्यूड ये जयशंकर का भी होता है, जैसा भारतीयों को जो अमेरिका के लॉ के खिलाफ, इमिग्रेशन लॉ के खिलाफ उनको हथकड़ी गले में, पीठ में, पाँव को डाल के 40 घंटे से ज्यादा फ्लाइट में भेजे ना। तो उन्होंने पार्लियामेंट में बताया कि ये अमेरिका के रूल के मुताबिक उन्होंने कहा है। उन्होंने कंडेम नहीं किया, जो कि दूसरे देश जैसा कोलंबिया या नेपाल या ब्राजील या वेनेजुएला के हैं। तो ये पिट्ठू की तरह जो है अमेरिका का गाना गा रहे हैं कि अमेरिका के लॉ के मुताबिक हम इनको हथकड़ी डाल के भेजे। तो इसी तरह ये गवर्नमेंट जो है बोलती कि उन्होंने गलती की है, उनको भुगतने दो, हम क्यों सर का दर्द लें बोल के, ये एटीट्यूड है। और ये कम्युनिस्ट गवर्नमेंट चूंकि केरला में है, इनके सेंटर स्टेट रिलेशंस ठीक नहीं, वो मानते नहीं इनकी बात, दोनों तरफ का है। तो इसीलिए मजाक भी चकाना चाहते हैं कि कम्युनिस्ट गवर्नमेंट देखो आपकी बेबसी, नहीं लाचारी लेकिन सर, लेकर है। अगर ये कारण हो सकता है तो फिर तो ये तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि भाई वो हमारे देश की नागरिक है, लेकिन यहाँ पर उसके साथ भेदभाव इसलिए हो रहा है क्योंकि वो साउथ इंडियन केरला का जो स्टेट है वहां से है। तो ये जो दुर्भावना है, ये क्या दुर्भावना मोदी जी की खासम खास दिख रही है निमिषा प्रिया के केस में? और क्या कहेंगे फिर हम अपने प्रधानमंत्री के इस बर्ताव के ऊपर? देखिए पिछले 10 सालों से बीजेपी अपना टाइम, अपना पैसा, हर कुछ लुटा रही है साउथ में एक्सपैंड करने के लिए। कहीं भी उनको अच्छी तरह सक्सेस नहीं मिला। कुछ अरसे के लिए बीजेपी गवर्नमेंट कर्नाटका में बनाए थे, वो भी टूट गई। तो तमिलनाडु में या आंध्रा में भी या केरला में दूसरी जगह उनकी दाल नहीं गली है। तो वो फ्रस्ट्रेटेड हैं कि ये साउथ इंडियंस मद्रासी जो है बीजेपी को सपोर्ट नहीं करेंगे बोल के उनके दिमाग में बैठ गया। कितना भी पैसा एआईडीएम को भी सपोर्ट करके उन्होंने कोशिश की, लेकिन तमिलनाडु में भी वहाँ एंटी हिंदी फीलिंग्स और एंटी सेंटर फीलिंग्स बहुत स्ट्रांग है, जैसा केरला में भी है। तो अगर इस नर्स को अनफॉर्चुनेटली अगर फांसी दे देते हैं तो ये नॉर्थ साउथ ये डिवाइड जो है और वाइड होता जाएगा और सेंटर स्टेट रिलेशन पे भी काफी असर होगा,
क्योंकि ये इनकॉम्पिटेंस है सेंट्रल गवर्नमेंट की। आप कतार में अपने लोगों को बचा लिए, लेकिन यहाँ हमारे प्लीडिंग के बावजूद आपने कुछ खास ठोस कदम नहीं किया। नहीं, लेकिन अब और अदानी को बचाने के लिए सर मोदी जी चाहते हैं तो अदानी को तो हर एंगल से बचाया ही जा रहा है। तो अगर अदानी को बचा सकते हैं तो आज निमिषा प्रिया को भी मोदी जी बचा सकते हैं। और बीजेपी का कोई भी व्यक्ति क्या इतनी सी भी एफर्ट नहीं कर सकता येमेन जैसे छोटे देश के साथ? हम भारत आज इतना लाचार हो गया है निमिषा प्रिया के केस में सर। ये सोचते हैं ना कि इसको, निमिषा को रिहा कराने से, हमारा इन्फ्लुएंस यूज करने से हमको फायदा क्या होगा? क्या हम इलेक्शंस में जीत पाएंगे? क्या हम वहाँ गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे? बोल के ये कैलकुलेटिव है। गुजराती जो है बहुत ही नाप तोल के साथ काम कदम उठाते हैं। नहीं, तो तो आप इससे ये कह रहे हैं उनको, डॉक्टर पाशा, आप ये कह रहे हैं कि मोदी जी ये सोच रहे होंगे कि उनको राजनीतिक नुकसान हो सकता है केरला में एक बड़ा इशू बन जाए कि भाई एक लड़की जिसने की तथाकथित रूप से हत्या की थी या मर्डर किया था उसको मोदी जी बचा कर लाए हैं। क्या मोदी जी के दिमाग में वो बातें चल रही हैं? मुझे पता नहीं मोदी जी के दिमाग में, लेकिन इन सरकार के रवैये से पता चलता है कि ये सीरियसनेस नहीं ले रहे हैं। और बीजेपी की पार्टी भी फंक्शनरीज बोलते हैं कि हमको इससे फायदा नहीं होगा, कम्युनिस्ट दोबारा जीत के आएंगे और हमारी सरकार नहीं बनेगी, आपको इसमें बेकार में मुलविस होना या इनको इन्वॉल्व होना कुछ फायदा मंद नहीं है। बल्कि वो एटीट्यूड भी हो सकता है, लेकिन सबसे गंभीर बात यह है कि ये कोर्ट में कहना कि हमने पूरा एवेन्यूज एक्सप्लोर करे हैं इसको रिलीज कराने के लिए, मुझे नहीं लगता। ह्यूमैनिटेरियन एजेंसीज बहुत सारे हैं, एनजीओज हैं, और अमेरिका जैसे देश वो बातचीत कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते? तो तो इसका मतलब हम है कि केंद्र सरकार ने कोर्ट में झूठ बोला है। अगर आप ये कह रहे हैं कि सारे डिप्लोमेटिक चैनल्स जो है, जो डिप्लोमेटिक एवेन्यूज है, वो एक्सप्लोर नहीं किए हैं, इसका मतलब सरकार झूठ बोल रही थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर खड़े होके। देखिए, अगर ये जो बोले हैं, अगर पार्लियामेंट सेशन में होता है तो पार्लियामेंट मेंबर्स पूछेंगे कि आप बताइए ना, टेबल पे रखिए, आपने क्या क्या प्रयास किया, ओमान के साथ क्या आप किया, या ईरान के साथ किया, या सऊदी अरब और यूएई आपके गहरे दोस्त हैं, स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं, आपने कुछ किया? आप कोई एनजीओ को कांटेक्ट करें, ह्यूमैनिटेरियन एजेंसीज को, या यूएन को, यूएन रेफ्यूजीज सेंटर को कुछ कांटेक्ट करें? आप बताइए ना एविडेंस। आप, आपके आदमी वहाँ अभी भी हैं, स्टाफ जो कि डिप्लोमेटिक स्टेटस उनका नहीं है लेकिन फिर भी हैं, क्या उनके जरिए आप पैसे देने की कोशिश करी? या शेख कितना चाहता था पैसे, आप कितना देने के लिए तैयार थे? आप क्यों नहीं बता रहे हैं ये सब? बोल के पर्दाफाश होगा पार्लियामेंट में। लेकिन ये पार्लियामेंट को निकारते हैं ना, ये डिस्कस नहीं करना चाहते। स्टेट सिक्योरिटी और डिप्लोमेटिक चैनल्स को रिवील नहीं कर सकते बोल के, ये उसका आसरा लेके बताएंगे भी नहीं। तो ये मुझे लगता है कि ये सीरियसली इतने साल से चल रहा है ये केस, गंभीरता से ये नहीं लिए हैं। अब चूंकि 1-2 दिन बाकी हैं, उसको टालने की भी कोशिश कर सकते हैं। अगर एज ए डिप्लोमेट लेकिन मैं आपको कर सकता हूँ, बोल सकता हूँ। प्रोफेसर पाशा, जो निमिषा प्रिया के जो यमनी बिजनेस पार्टनर थे तलाल अब्दो महदी, जो कि मर चुके, जिनकी हत्या तथाकथित रूप से बताई जा रही कि किया है निमिषा प्रिया ने, क्या उनका परिवार ब्लड मनी यानी कि दिया को लेने के लिए राजी होगा? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि एक ग्रैंड मुफ्ती ऑफ इंडिया जिनको कहा जाता है, शेख अबू बकर अहमद मुसलियार के नाम से वो जाने जाते हैं, वो इस समय नेगोशिएट कर रहे हैं मादी के परिवार से कि भाई आप ब्लड मनी एक्सेप्ट कर लो और कम से कम निमिषा प्रिया की जो फांसी है वो रुक जाएगी। क्या ये पॉसिबिलिटी आपको नजर आ रही है? अब तो कुछ ही घंटे रह गए, कल 16 जुलाई है, कल उसकी फांसी होनी है, और आज भी कहा जा रहा है कि मुसलियार के जरिए ये जो ग्रैंड मुफ्ती ऑफ इंडिया है, जिनको हम शेख अबू बकर अहमद कहते हैं, वो नेगोशिएट कर रहे हैं। क्या उसमें हमें कोई सक्सेस मिल सकती है? जी, जरूर मिल सकती है। वो निमिषा की माँ भी वहाँ 1 साल से है, और बहुत सारे लोग इसमें प्रयास लगे हैं। सिर्फ हूती का ये डिमांड है कि ऑफिशियली हमको कोई कांटेक्ट नहीं कर रहा है। ये बात आके रुकी है। क्यों भारत गवर्नमेंट अड़ी है कि आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लेटरहेड पे एक भेजिए कि ये हमारा सिटीजन है, हम चाहते हैं कि इसको आप रिलीज करें, रिकंसिडर करें। बहुत से केसेस में ये हुआ है। अमेरिकन, ब्रिटिश, फ्रेंच, बहुत सारे लोगों को अगवा किया था उन्होंने, किडनैप भी किया था, तो रिलीज कर दिए वो। ये नहीं कि वो अड़े रहेंगे। और फैमिली कोर्ट
फैमिली भी पैसे लेने के लिए तैयार है। ये सिर्फ अपना पावर बताना चाहते हैं हुती कि आप जो कर रहे हैं इजराइल को सपोर्ट करना, फ़लस्तीनियों के खिलाफ करना, हम एक मैसेज आपको देना चाहते हैं कि आप जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। आपकी डबल पॉलिसी है। आप एक तरफ कहते हैं कि फ़लस्तीन को देश चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ इजराइल को डायरेक्टली इनडायरेक्टली हेल्प कर रहे हैं, जो कि हमारे लोगों को नरसंहार कर रहा है बोल के। ये सिर्फ इस बात पे आके मेरे ख्याल से बात अटकी हुई है। अगर भारत सरकार ऑफिशियली उनको अप्रोच करती है तो मेरे ख्याल से कुछ हो सकता है, ब्रेक थ्रू हो सकता है, या स्पेशल एनवॉय भी भेज भेज के क्यों नहीं भेजते स्पेशल एनवॉय जैसा कतार में भेजे, तो आप भेज सकते हैं। हालांकि डिप्लोमेटिक रिलेशंस थे कतार के साथ हैं, लेकिन ओमान ये इसके साथ ओमान के जरिए कर सकते हैं या डायरेक्टली भी भेज सकते हैं। इसमें कोई बात नहीं है। जब हमारा सिटीजन फांसी के लिए ये कर रहे हैं, तो हम पूरा प्रयास करना चाहिए। और जो भी वेंकटरामन ने कहा कि मेरे ख्याल से वो अवॉइडेबल था। वो इस तरह से हाथ उठा के बोलना नहीं चाहते कि हम अभी प्रयास कर रहे हैं और हो सकता है सफलता मिलेगी बोल के पॉजिटिव नोट पे कोर्ट को बताना चाहिए था। जो उनका नेगेटिव एटीट्यूड है, मेरे ख्याल से वो बहुत महंगा पड़ेगा उनको भी और सरकार को भी और फॉरेन पॉलिसी के ऊपर भी। और दूसरे जो मेहनत करने के लिए भारतीय जो जाते हैं, अगर देखिए ये औरत का कोई मेरे ख्याल से कसूर नहीं है। वो इनोसेंट है। वो वहाँ पैसे कमाने के लिए गई थी फैमिली के साथ। वो अरब स्प्रिंग के बाद वहाँ गड़बड़ होने के बाद वापस आ गई फैमिली और ये वहीं रही अपने स्किल्स को यूज करके प्राइवेट क्लिनिक में पार्टनर, क्योंकि वहाँ अपने आप खोल नहीं सकते बिजनेस, लोकल पार्टनर होना जरूरी, तो मजबूरन इसको ली उसने पार्टनर। और ये ऐसा बदमाश निकला ये मेहदी, तो उसके पैसे पूरे जो भी इनकम आती थी वो हड़प लेता था और उसको मिसट्रीट करता था। उसका पासपोर्ट छीन के रखा था। तो आप बताइए, आप भी माँ हैं, वो भी माँ है, अपने बच्चों को, माँ बाप को या पति को मिलने अगर जाना चाहती थी, तो वो पासपोर्ट जब्त करके रख लिया था। इतना इनह्यूमन है, इतना क्रूअल है ये, तो उसको मिसट्रीट भी करता था। तो उसकी क्या खता है? उसने जानबूझ के तो मर्डर नहीं किया। जो इंजेक्शन दिया तो ओवरडोज हो गया है और उसका सिस्टम मेहदी का वो रिएक्ट करके उसकी मौत हो गई। जानबूझ के तो मारना नहीं ना चाहती थी। तो भारत के नजरों में ये जो है क्रिमिनल नहीं है ये। उस तरीके से गवर्नमेंट को अप्रोच करना चाहिए था और हमदर्दी बता के ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स को हर तरीके से इसको रिलीज करवाना चाहिए था जी, यूनाइटेड लेकिन नेशंस डॉक्टर से पाशा क्या वगैरह। ये भारत का एक बहुत बड़ा डिप्लोमैटिक फेलियर है? अगर कल निमिषा प्रिया को फांसी हो जाती है, तो मोदी जी क्या मुँह दिखाएँगे? क्या मोदी जी ये कह पाएँगे कि भई हमारा 56 इंच का सीना है, हम देश में विश्व गुरु कहलाते हैं, ये विश्व गुरु निमिषा प्रिया को नहीं बचा पा रहे, इतने बड़े विश्व गुरु हमारे प्रधानमंत्री? देखिए ऐसा ऐसा एग्जाम्पल अब अफ़गानिस्तान में भी हो सकता है। वहाँ हमारे कई लोग हैं वहाँ। गवर्नमेंट के परमिशन से या गवर्नमेंट के परमिशन बगैर भी जो गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं। अगर उनके साथ ऐसा हो गया, तो क्या भारत गवर्नमेंट चुपचाप हाथ बाँध के रहेगी वो? बिल्कुल नहीं। तो इसी तरह इस निमिषा को भी जो है हर मुमकिन कोशिश करना चाहिए था कि ये हमारी सिटीज़न है और हमें किसी हालत में, किसी कीमत में भी इसकी जान बचानी है बोल के। वो मुझे नहीं लगता कि सीरियसनेस से पहले से ये मामले में देखा गया। तो अब मामला आके ऐसा अटक गया कि ये हूती का जो है डिमांड हमें ऑफिशियली कॉन्टैक्ट नहीं कर लेकिन रहे हैं मेरा ये बोल आखिरी सवाल है प्रोफेसर पाशा आपको कि अगर कल निमिषा प्रिया को कोई नहीं बचा पाता और कल उस बेचारी लड़की को अगर फांसी हो जाती है, तो क्या मोदी जी मुँह दिखाने लायक बचेंगे? और इस फांसी का रिपरकशन भारत के ऊपर क्या पड़ेगा, खासकर मोदी जी के ऊपर, जो कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, नारी ये सब की बातें करते हैं और एक नागरिक जो हमारी बेटी थी देश की, उसको नहीं बचा पाए। मोदी जी के लिए चीज़ें कैसे बैकफायर कर सकती हैं? ये मेरा आखिरी सवाल है आपको सर। जी, पहला इम्प्लीकेशन तो जो कुछ भी बीजेपी प्रयास कर रही है केरला में आरएसएस के ज़रिए, तो वो पूरा मिट्टी पलीत हो जाएगा, पानी में चले जाएगा। वहाँ लोग नफ़रत से देखेंगे कि ये बेकार गवर्नमेंट है और हम लोगों को स्टेप मदरली ट्रीटमेंट दे रही है वो। दूसरा जो है, इसका जो है काफ़ी गंभीर असर होगा सदर्न स्टेट पे, ख़ास तौर पे जहाँ से लोग पूरी दुनिया में काम करते हैं, तमिलनाडु से, केरला से,
कर्नाटक से वगैरह कि ये हमारे सिटीजन्स स्टेट के कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो गया तो इस सेंटर से होप रखना बेकार है बोल के। तीसरा जो है ये गवर्नमेंट का नारा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये चकनाचूर हो जाएगा। पूरी दुनिया में, पूरे भारत में लोग सवाल करेंगे कि आप हमारी बेटी को नहीं बचा पाए, आपने क्या पूरा प्रयास किया? और चौथा जो है हंगामा होगा पार्लियामेंट में, प्रेस में कि आपने जो जो कुछ भी कह रहे हैं कि कोशिश की है, आप पार्लियामेंट में रखिए, मिनिस्टर्स के साथ जयशंकर को हथकड़ी में खड़ाएंगे वहाँ कि आपने क्या किया बोल के पूरा डिटेल सभी पार्लियामेंट में रखेंगे इंक्वायरी कमेटी करके। तो अगर पार्लियामेंट्री इंक्वायरी नहीं होती तो पार्लियामेंट पार्टीज के ग्रुप वाले भी इसमें प्रयास कर सकते हैं कि ये पूरा मामला जो है कि किस तरह से निपटा गया है, इनकॉम्पिटेंस थी, कमी थी, ऐसा क्यों होने दिया, इतने पब्लिक आउटक्राई। देखिए पूरे मुल्क में जो है मेडिकल स्टूडेंट्स, डॉक्टर, रेसिडेंट्स, साइंटिस्ट, बहुत सारे लोग पिटिशन दिए हैं। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस से, केरला से, बहुत सारे लोग जो पढ़े लिखे हैं, कंसर्न सिटीजन्स हैं पूरे इंडिया में, और बाहर से भी जो मलयाली हैं गल्फ कंट्रीज में, उन पे भी काफी नेगेटिव इम्पैक्ट होगा कि भारत सरकार जो है हमें स्टेप मदरली ट्रीटमेंट देती है। अगर खुदा न खास्ता मलयाली लोग गल्फ कंट्रीज में ऐसे पकड़े गए तो उनको फांसी देती है। तो ये इंडिफरेंट एटीट्यूड और इनकॉम्पिटेंस जो है बहुत महंगा पड़ेगा। और क्योंकि पूरे केरला में लिटरेसी रेट इतना ज्यादा है, हर एक बच्चा चप्पे चप्पे पे गांव में ये केस पॉपुलर हो गया है। और सबको पता है कि ये गवर्नमेंट जो है इनकॉम्पिटेंस है, अभी तक कुछ नहीं किया, और अगर उसको फांसी दे दी जाती है तो बीजेपी के खिलाफ एक लहर, बहुत तेज लहर दौड़ेगी, और इनका पूरा जो है प्रयास पिछले 10 सालों से जो भी कर रहे हैं इनका एक्सपैंड करने का आरएसएस का बहुत बड़ा धक्का होगा। चलिए हम यही प्रार्थना करते हैं कि किसी भी तरीके से, चाहे छोटी बातचीत हो, चाहे बैक चैनल हो, जो भी हो, लेकिन किसी भी सूरत में निमिषा प्रिया की अगर जान बच जाए तो बहुत अच्छा है, वरना अब चंद ही घंटे बचे हैं। कल 16 जुलाई का दिन है जो मुकर्रर किया गया है उसकी फांसी के लिए। वो नर्स जो कि अपना पेट पालने के लिए गई थी, उसको धोखा हुआ, वहां पर उसको एक बिजनेस डीलिंग करनी पड़ी अब्दुल मलाल महदी के साथ, और उसको क्योंकि उसने बदसलूकी की थी उसके साथ, उसका पासपोर्ट जब्त कर लिया, इसलिए निमिषा ने उसको इंजेक्शन दिया जिसकी ओवरडोज हो गई और महदी की उससे मौत हो गई। लेकिन क्या निमिषा का जो ये अपराध है ये इतना बड़ा है कि उसको फांसी की सजा सुना दी जाए? और उससे भी ज्यादा जो नफरत भरी चीज जो देखने को मिलती है वो हमारी बेबस और लाचार सरकार है, जो ये कहती है कि मोदी जी ने तो वो काम किए जो 70 साल में कभी नहीं हुए, और आज एक बेटी जो देश की बेटी है जिसका कोई कसूर नहीं है, उसको मोदी जी नहीं बचा पा रहे हैं। तो यही प्रार्थना करती हूँ मोदी जी से कि वो अपनी आंखें खोले, अपने जितने भी डिप्लोमेटिक एवेन्यूज हैं उनको अभी भी एक्टिवेट कर सकते हैं। जैसा प्रोफेसर पाशा ने कहा कि यमन, ओमान, कितने देश हैं, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ईरान, बहुत सारे देशों से बातचीत होकर, ये इतना बड़ा मसला भी नहीं है कि कोई व्यक्ति इंटरवीन करके उस लड़की की जान ना बचा पाए, लेकिन ये पॉलिटिकल विल की कमी है। मोदी जी नहीं चाहते उसकी जान बचाना क्योंकि वो साउथ से है, शायद यही वजह है कि पूरी एफर्ट्स मोदी सरकार नहीं लगा रही है, और इससे दुर्भाग्यपूर्ण बात और कोई नहीं हो सकती। आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर पाशा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।